सभी को नमस्ते, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। मैं बस अभी भी घर पहुंचा हूँ। थोड़ा टाइम, 15 मिनट मुझे दे प्लीज। जी जी, कोई बात नहीं। ईशान आ जाओ ऊपर। कैसे हो ईशान सर? मैं बढ़िया मनीष जी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई। बस मुझे ना खुदीराम बोस के बारे में ज्यादा पता है ना बाबा अच्छा साहेब के अच्छा बारे में ज्यादा अच्छा। पता है। गुड गुड। दिस वाज गुड वन। दिस इज गुड वन। है ना? खुदीराम बोस को हम थोड़ा लेट, मतलब वी आर जस्ट रिमेम्बरिंग हिम लेट, लेकिन एटलीस्ट वी आर रिमेम्बरिंग हिम। ही वाज born on somewhere in 3rd of December 1889। तो थोड़ा सा उनके बारे में बातचीत। बाबा साहब का तो सभी को पता है कि इट्स हिज डेथ एनिवर्सरी एंड टुडे? टुडे इज, या अच्छा, आज है। मुझे देखें, या मुझे सच में नहीं पता था। हाँ, एंड टुडे इज सो कॉल्ड दैट वेरी डे, जिस दिन जो है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स जो है कंप्लीटली जो है चेंज हो जाती है। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े अलग तरीके से लिखा जाएगा। जहां या लिखा जाता है, कहिए तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। ये आज का, हाँ, जो ये आज का ही दिन है जिसने बॉम्बे को मुंबई किया है। ठीक है, इट वाज आफ्टर दिस ओनली। हम्म। 93 में जो हुआ महाराष्ट्र में, वो भी इसी का परिणाम है। लूम वर्कर्स जो है शिफ्ट होते हैं, उनको भगाया जाता है महाराष्ट्र से। या मराठी मानुस वाली जो, वो जो एक बीच में एक पूरी ट्रेंड चलती है, वो भी इस एपिसोड की वजह से ही आगे बढ़ती। ऑल इन ऑल, मैं अभी एक वायर का आर्टिकल देख रहा था, तो वायर के आर्टिकल में बताता है, वायर लिखता है कि 3 तरीके के मेजर चेंजेस जो है इस एपिसोड के बाद दिखलाई देते हैं इंडिया में, जिसमें से जो है वो दो तो यही बारे में, इसी बारे में बात करते हैं, और खासकर वो मुंबई के बारे में बात करते हैं कि मुंबई का जो कम्युनल हार्मनी है वो किस तरह से डिस्टर्ब होता है। वो क्लियर कट अप स्टेट कर रहे हैं कि जो पहला, जो सबसे बड़ा वायलेशन होता है, वो सेकुलर एथिक में वायलेशन होता है। ठीक है, इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो डिस्टर्ब किया जाता है, और फिर हम धीरे धीरे करते आगे बढ़ते हैं। वो वी विल हैव सम स्पीकर्स वुड बी टॉकिंग ऑन इट, स्पीकिंग ऑन इट। हम वन बाय वन चलते हैं। अंशुमन खुद, मतलब आपको पता है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग ना, मैं खाली खड़ा ही हूँ। तो अंशुमन आपकी तरफ आते हैं, या तारिक? सचिन गायब है क्या? सचिन आए नहीं? सचिन आए? ना मैं हूँ। अच्छा, सचिन है। आपकी आवाज नहीं आ रही है सचिन। एक मिनट। नहीं, आवाज बहुत कम है। क्या अब मेरी आवाज़ स्पष्ट है? ना। मैं फिर से लॉगिन करता हूँ एक बार। नीतीश, अगर आप ऊपर आना चाहें इन 3 विषयों पर, खुदीराम बोस, बाबा साहब, या 6 दिसंबर के एपिसोड पर कोई बात रखना चाहें, तो प्लीज आपका स्वागत है। जी सचिन। क्या अब मेरी आवाज़ है स्पष्ट? नहीं आ रही है ना? नहीं है यार, आवाज बहुत अच्छा कम। भाई, वॉइस इज लोअर, योर वॉइस इज क्लियर बट इट्स वेरी बहुत कम आ वन रही है सेक वन सेक। साउंड। या मेरे ख्याल में अब शायद आवाज़ बेहतर होगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं।
जी जी Am I audible now? Yes, you are. Finally. तो मेरे ख्याल हम जो मुझे जिम्मेदारी दी गई थी खुदीराम बोस पे जितना भी मसौदा में इकट्ठा कर पाया, क्या हम वहां से शुरू करें या कुछ और है? सुन नहीं पाया दादा। हाँ सचिन, आपसे शुरुआत करते हैं। खुदीराम बोस पर आप अपनी बात रखें और उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें, और फिर अंशुमन और तारिक अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद मंगेश बाबा साहब पर बोलेंगे, और फिर जो लास्ट वाला हिस्सा होगा, जो करीबन हम 10 सवा 10 के आसपास पर जहां पहुंचे, तो फिर हम 6 दिसंबर पर बात करेंगे। विवेक भाई नमस्ते, आप ऊपर आइए, नीचे अच्छा नहीं लग रहा है। जी सचिन। जी जी। तो कहानी शुरू होती है 19 जुलाई 1905 से। ये वो दिन था जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई और इसके बाद पूरे देश में उथल पुथल मच गई, बंगाल जल उठा। और ये बंग बंग के बाद तो हम सब जानते हैं कि बंग बंग के कारण कितने क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। 19 जुलाई 1905 की इस घटना के पर स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई उपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर में एक लेख लिखा और उस लेख को अंग्रेजों ने राजद्रोह की श्रेणी में रखते हुए उसे बैन कर दिया। और उस वक्त के मजिस्ट्रेट लॉर्ड कर्जन किंगफोर्ड ने शायद, लॉर्ड किंगफोर्ड ही थे शायद, उन्होंने उपेंद्र नाथ दत्त को 1 साल की जेल सुना दी। और ये वो घटना थी जिसने आग में घी का काम किया। इसके बाद चारों तरफ हंगामा और विरोध और तमाम चीजें होने लगी और बंगाल जल उठा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इसी विरोध के दौरान एक 15 साल का बच्चा वंदे मातरम का नारा लगा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा और इस 15 साल के बच्चे को लॉर्ड कर्जन ने 15 बेत का सजा सुनाई। ये बच्चा था खुदीराम बोस। तो इनकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। उसके बाद तो कई सिलसिले हुए, कई कोशिशें हुई, कई लोगों ने अपने अपने स्तर पे हिंसा का रास्ता अपनाया, अंग्रेज अधिकारियों को टारगेट किया, मारने की कोशिश की। कई सारे अधिकारियों को अलग अलग प्रयासों में कई जगहों पे मारा भी गया, बच भी गए। और इसी में एक 17 वर्षीय बालक जिसका नाम खुदीराम बोस था, उनके एक साथी प्रफुल्ल जानी, शायद उनका नाम यही था, के साथ उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वह लॉर्ड कर्जन की हत्या कर दें। जब लॉर्ड कर्जन को इसकी सूचना मिली कि मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, तो उन्होंने अपना तबादला बंगाल से मुजफ्फरपुर में करवा लिया। वह मुजफ्फरपुर चले गए, लेकिन इसकी खबर खुदीराम बोस और उनके साथी को थी। वे भी अपने प्लान के अकॉर्डिंग उनके पीछे पीछे मुजफ्फरपुर पहुंच गए, लेकिन गुप्तचरों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने लॉर्ड कर्जन को इस बारे में आगाह कर दिया कि बॉस गड़बड़ है और आपकी जान को खतरा है। एंड द लॉर्ड कर्जन वाज लाइक वेरी कॉन्शियस कि नहीं, मुझे संभल के रहना है। बट अल्टीमेटली ही वाज एन ऑफिसर और उनके अपने कुछ प्रोटोकॉल्स थे। तो वे हर दिन शाम को लगभग 8 बजे अपनी विक्टोरिया में बैठकर एक क्लब जाया करते थे और इस पैटर्न को ये दोनों हर दिन देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। इन्होंने एक दिन प्लान किया और उस प्लान के अकॉर्डिंग ये किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उनके पीछे पीछे उस क्लब तक चले गए जहां ये थे। अनफॉर्चुनेटली उस दिन किंग्सफोर्ड किसी कारण से वहां रुक गए, लेट निकले और उनके जैसी ही मिलती जुलती उसी एक बग्गी में कुछ 2 ब्रिटिश महिलाएं वहां से निकली और गलती से खुदीराम बोस और उनके साथियों ने उन्हें मार दिया और वे वहां से भाग गए। लेकिन भागते भागते जल्दबाजी में खुदीराम बोस अपने
जूते वहां छोड़ गए। सभी दूर ये खबर फैल गई कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पैर में जूते नहीं है और वो भाग गया है, और जो भी इनको पकड़ के लाएगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसके बाद उनकी सर्चिंग सभी दूर चारों तरफ बहुत तेजी से होने लगी, और एक रेलवे स्टेशन पर एक बच्चा 37 कारतूस, 2 पिस्तौल और 30 रुपए के साथ पकड़ लिया जाता है, जिसका नाम होता है खुदीराम बोस। और फिर उन पे एक कार्रवाई होती है, मुकदमा चलता है, और 13 जून 1908 को उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद इतिहास से हम सब जानते हैं। उनके बाद ये इतिहास में पहली बार ऐसा था कि किसी किशोर को फांसी की सजा दी गई, और उसके परिणाम ये हुए कि बच्चों में, विशेष करके विद्यार्थियों में, वंदे मातरम, आनंद मठ को लेके को खूब पसंद किया जाने लगा, पढ़ा जाने लगा, और जो विद्यार्थी वर्ग था उसमें एक नई चेतना इस घटना के बाद हुई। तो आज खुदीराम बोस को उनकी शहादत दिवस पर हम सबकी ओर से नमन। शुक्रिया दादा। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई। मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। एक छोटा सा वो था मेरे पास पढ़ने के लिए कि खुदीराम बोस की लोकप्रियता का यह आलम था कि उन्हें फांसी दिए जाने के बाद बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बुनने लगे, जिसके किनारे पर खुदीराम लिखा होता था, और बंगाल के नौजवान बड़े गर्व से वो धोती पहनकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। तो ये एक छोटा सा रेफरेंस था उससे जुड़ा हुआ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और वो कहीं किनारे पे खुदीराम लिखा होता था, और वो मतलब विशेष करके जो युवा वर्ग था वो इसे पसंद करता था और बहुत पहनता था। तो ये एक उस घटना के बाद ये हुआ। और एक बंगाली में गाना भी है, वो गाना चूंकि हम बंगाली भाषी नहीं, इसलिए मैं न लिख पाया ना उसे याद कर पाया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि आज भी बंगाल के घरों में वो गाना बजाया जाता है या गाया जाता है। तो एक जो वो क्रांतिकारी आंदोलन था, मुझे लगता है कि इसके बाद एक उसे नई उत्तेजना मिली और एक नई गति मिली है इस पर्टिकुलर घटना के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है सचिन भाई कि काफ़ी बहुत कुछ मैं भी देखने की कोशिश कर रहा था, बहुत कुछ खुदीराम बोस के बारे में उपलब्ध नहीं है पढ़ने के लिए। जैसे और क्रांतिकारियों के विषय में है, वैसे बहुत कुछ उपलब्ध नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ लगी। मनीष सर, आप हैं वहाँ पे? तारिक भाई, बहुत ज़्यादा लिखा नहीं होने का कारण मेरे ख्याल में एक ये भी है कि एक तो बहुत कम वक्त रहा उनके पास। अगर देखें तो 15-16 साल की उम्र में उन्हें पहली बार 15 बेद की सजा होती है और 18 साल की उम्र में फांसी हो जाती है। तो 3-3.5 साल के आसपास का वक्त उन्होंने बतौर क्रांतिकारी बिताया है। और एक और चीज जो हम जब पिछली बार पढ़ रहे थे और जब हम पार्टीशन वाली सीरीज कर रहे थे, तो एक बात जो समझ में आई थी वो ये आई थी मुझे कि हमारे जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने खुद लिखा, बहुत लिखा, और जिन जिन ने बहुत लिखा उन सबका लिखा हुआ और उसके आसपास फिर इर्द गिर्द बना हुआ हमारे पास उपलब्ध है। पर चूंकि जितने भी बंगाल के क्रांतिकारी है वो क्रांति में इन्वॉल्व थे, उन्होंने खुद ने बहुत लिखा नहीं, इसलिए शायद मुझे लगता है ऐसा, मतलब मैं सिर्फ ये मेरा ही मानना है कि इस कारण से भी बहुत टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। और ये सिर्फ खुदीराम बोस के साथ नहीं है, जितने भी बंगाली क्रांतिकारी हैं उन सभी के साथ आप पाओगे कि बहुत लिटरेचर अवेलेबल नहीं है उनके लिए, शायद, जो मैं समझ खास करके नॉर्थ ईस्ट के जितने क्रांतिकारी थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। रविंदर सर आए, सर आपको रिक्वेस्ट भेजा है, ऊपर है। नीतीश भाई को शायद वो जो सॉन्ग आप बता रहे थे बंगाली में वो पता है, तो नीतीश भाई अगर आप ऊपर आके एक बार कुछ लाइनें उसकी सुना देते या उसका मतलब बता देते
तो मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अगर आपके पास समय हो, कोई व्यस्तता ना हो, तो एक बार ऊपर है। धन्यवाद जी। नीतीश भाई, एक बार कुछ लाइनें उसके सुना दें, मतलब वैसे ही कविता के तौर पे, और एक बार मतलब के साथ समझा दें। उस लाइन का मतलब मैं सुना करके तो बहुत अच्छे से नहीं बोल सकता, क्योंकि बंगाली सॉन्ग है। उसका मतलब यही होता है कि एक बार माँ मुझे विदाई दो, मैं घूम के आता हूँ। और बहुत सारा लाइन है उसमें, बहुत डिटेल्ड में है कि मैं ये करूँगा, इंग्लैंड के इंग्लिश वासी को मारूंगा, वगैरह वगैरह। वो बंगाली सॉन्ग बहुत फेमस है। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में मैंने जो मूवी है उसमें सुना था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश भाई। तो सचिन भाई, अब आगे कुछ और जोड़ने को है खुदीराम तारिक बोस भाई, के? खुदीराम बोस पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, और कोई ऐसी कोई पुस्तक भी मेरे हाथ लगी नहीं जहाँ से कोई बहुत रेफरेंसेस मिले। एक बात आप लोग ना, एक बात, हेलो, मेरी जी आवाज आ जी रही जी, है? आ रही है। हाँ, आप एक बात बोलना भूल गए, उसका जिक्र किया जाना बहुत जरूरी है कि अनुशीलन समिति के को बनाने में खुदीराम बोस का बड़ा हाथ है। ठीक है, अनुशीलन समिति संभवतः बंगाल विभाजन के बाद जिस तरह से सामने आती है, और अनुशीलन समिति के ही तत्वाधान में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां उस तरह से, बंगाल में खासकर उस तरह से अपना आकार लेती हैं। तो अनुशीलन समिति का जिक्र किया जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। और खुदीराम के बारे में मतलब क्या कहा जाए। खुदीराम बोस एक, मतलब 17-18 साल की उम्र में एक बच्चे को फांसी हो जाती है, और जब उसको फांसी हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं। खुदीराम बोस के बारे में एक किताब है पंडित मधुसूदन शर्मा की, मनोज पब्लिकेशन से आई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें खुदीराम बोस को जब फांसी हो रही है तो खुदीराम, संभवतः बंगाली में कहा होगा, लेकिन इस किताब में राइटर ने हिंदी में लिखा है। वो ये कहते हैं कि जब वो फांसी का फंदा देखते हैं तो खुदीराम कहते हैं, मौत को चूमते देखने यहाँ लोग हमें, मौत को चूमते देखेंगे यहाँ लोग हमें, गांठ फांसी की हमें देख कर शर्माएगी। ठीक है, तो जब उनसे पूछा गया कि आप फांसी के खिलाफ कोई अपील करना चाहते हैं, तो उन्होंने जब मना किया और जब उसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब में कहा कि दादा, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इन अंग्रेजों को भली भांति जानता हूं। हाँ, इससे नुकसान जरूर होगा। मातृभूमि की मुक्ति के लिए इस धरती पर फिर से मेरे जन्मने की तिथि की अवधि कुछ और बढ़ जाएगी। बाकी आप कोशिश करके देख लो। ये एक छोटा सा उसमें एक हिस्सा है उसी किताब में। बाकी खुदीराम बोस के बारे में हमने बाकायदा एक रूम किया था जिसमें हमने काफी बातें की हैं। हम थोड़ा सा बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मंगेश बाबा साहब पर बात करेंगे और उनको समय चाहिए, वो ज़्यादा बड़ी बात है। और उसके बाद जो 6 दिसंबर को के विषय में हम बात करना चाहते हैं, उस पर एक लंबी चर्चा होनी है, तो इसलिए समय का ध्यान रखते हैं, थोड़ा मंगेश की तरफ चलते हैं। मंगेश, आप हैं? जी, एम ऑडिबल? यस जी जी। यस। ओके। हाँ, तो आज का दिन तो बड़ा एक डिफरेंट दिन है कि आज 3 हिस्टोरिकल चीजें हमारे इंडिया में हुई है जिसमें हम आज बात कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द डेट इज 6 दिसंबर, जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर का निधन हुआ, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ इस दिन। और तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पर हैं जानते ही हैं सब कुछ, तो वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा कि देयर इज अ सेइंग कि डोंट आस्क द पीपल वेयर आर दे, वो कहाँ पर है वो मत पूछिए, वो कहाँ से वो आए हैं ये कभी पूछिए। तो डॉक्टर अंबेडकर को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि एक दलित वर्ग का एक व्यक्ति
शिक्षा लेता है यहाँ पर इंडिया में, उसके बाद में वो बाहर जाता है, बाहर जाकर वो अपनी सारी पढ़ाई करता है, उस दौर में भी, उस कठिन काल में जहाँ पर दलितों को क्या स्थिति थी इसके बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा। और वहाँ से जाने के बाद, वहाँ से वापस आने के बाद वो क्या कार्य करते हैं? वो बहुत सारे कार्य करते हैं। और आज मैं एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, एक संक्षिप्त में आर्टिकल था, तो उसकी कुछ चीज़ें बताऊँगा जो बड़ी रिलेवेंट है आज की तारीख में, क्योंकि अगर हम कोई बात भी कर रहे हैं, तो वो आज की तारीख में कितनी रिलेवेंट होती है, इन जो ये लोग बोलते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब सभा हुई थी, वहाँ पर वो बोलते हैं, और मैं वो कोट कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मैं जब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया था, तो मैं तो सिर्फ मेरे सामने तो एक ही ध्येय था कि मैं शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, उनके लिए कुछ उनके राइट्स के बारे में बात करूं, और वो बातें रखूं पुरजोर तरीके से, जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था। पर वो बोले कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया, है ना। तो वो बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और वो बोल रहे हैं कि देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन तो बना रहे हैं हमारा, और हम अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं। तो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे जो भी कुछ होने वाला है, या जो भी हम कुछ करने वाले हैं इंडिपेंडेंस के बाद में, उसके लिए हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होंगे। वी कांट ब्लेम ब्रिटिश ब्रिटिश फॉर एवरी डैम थिंग, है ना। पहले हम बोलते थे कि यार ब्रिटिशों की वजह से ये हुआ वो हुआ, पर अभी हमारे हाथ में सत्ता आ चुकी है, हम एज ए इंडिपेंडेंट नेशन है, तो हम किस तरीके की चीजें करते हैं, हम किस तरीके से हमारा देश चलाते हैं, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। क्योंकि इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि वी हैव टू ब्लेम समबडी, क्योंकि इसके बाद अगर हम कुछ भी करते हैं इस देश में, या कुछ भी होता है आगे, उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और उन्होंने एक बड़ी चीज वहां पर कही थी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो इंडिपेंडेंस मिला है, ये कुछ उस प्रोटोकॉल की तरह चले जहां पर उस हर व्यक्ति को, उस हर नागरिक को उसके हक मिले। नहीं तो हम लोग, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज के मायने में जब हम इस देश को देखते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर के ये वर्ड्स बड़ा हमें सबको देखने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, कि इफ यू डोंट फॉलो आवर रूल्स और रेगुलेशन, और जो भी हम चाहते हैं इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, अगर उसे हम सही ढंग से फॉलो नहीं करेंगे, तो ये बहुत बड़ा डेंजर है हमारे लिए कि कुछ दिनों के बाद में हम, हो सकता है कि हम लोगों को पूजने लगे, वर्शिपिंग टू द पीपल, एंड वी में बिकम गोइंग टुवर्ड्स अ डिक्टेटरशिप। तो ये बड़े आज के एक वर्ड थे उनके, जिन्हें बिल्कुल याद करना चाहिए हम सब लोगों ने यहाँ पर। और बाकी डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया है, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई है, उनके किस किस फील्ड्स में उन्होंने काम किया, वो वकील थे, इकोनॉमिस्ट थे, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की है, उनके थीसिस आप देख सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। मुझे लगा कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बोलना आज की तारीख में, कि एज अ कंट्री 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज, क्या हम आज भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं, या क्या हम कम पढ़ रहे हैं। मैं पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं एज ए सजग नागरिक भी कहना चाहूंगा कि क्या हम उन चीजों के बारे में सीरियस हैं जो 70 साल पहले हमें जो आज़ादी मिली थी, उसके बाद में जो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, या जो भी आज हमारे राइट्स, या उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है आज, उसके प्रति क्या हम सजग है या नहीं है। मेरे ख्याल से यही सवाल हमने आज सब लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि आज भी यहाँ पर इस क्लब हाउस के अगर मैं एक्सपीरियंस दूंगा, तो यहाँ पर भी हमने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जो आज भी बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो तो एक बस एक किसी एक वर्ग को एक ये करने के लिए बनाया गया है, वगैरह वगैरह बातें सुनते हो तो बड़ा दुख होता है। तो मैं चाहूंगा कि आज के दिन हम यहाँ जितने भी लोग हैं, ये इतना एटलीस्ट समझने की कोशिश करें कि क्या हम हमारे राइट्स के बारे में सजग हैं, क्या हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर रहे, तो शायद हम बाबा साहब ने जो बातें लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन में, या जो बताई गई है, उसके ऊपर हमें दोबारा सोचना पड़ेगा। तो मनीष भाई, यहीं पे मैं रुकूंगा आज। रविंद्र सर आए हैं, सत्येंद्र सर आए, तो उनको हम सुनते हैं। जी शुक्रिया। तो तारिक, आप रूम रीसेट कर दें और फिर सत्येंद्र सर को इनवाइट करते हैं 6 दिसंबर पर बात करने के लिए, है ना। और विवेक भाई, आप प्लीज ऊपर आ जाते तो संविधान पर थोड़ा सा बात होती। सुरेश जी, आपका स्वागत है, आप भी प्लीज ऊपर आइए।
सभी साथियों को एक बार फिर नमस्कार। और आज हमने ये रूम लगाया है, इस रूम में याद कर रहे खुदीराम बोस को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और 6 दिसंबर को जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उसके बारे में आज हम अपने कमरे में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने खुदीराम बोस के बारे में बात करा, थोड़ी बहुत बातें मंगेश भाई ने रखी बाबा साहब अंबेडकर के बारे में। और इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए रविंदर सर हमारे साथ हैं। रविंदर सर, अगर आप बाबा साहब अंबेडकर के बारे में कुछ जोड़े, और फिर हम सतेंद्र सर और सुरेश सर से कुछ सुनेंगे। रविंदर सर, आप हैं? जी नमस्कार और आप सभी लोगों को धन्यवाद। मैं तो सुनने के लिए आया हूँ और ज़रूरी उसमें लगता है कुछ चीज़ें मेरे को जानने के लिए होंगी उसमें। मैं प्रश्न जो है पूछने के उसमें हूँ, या फिर कभी आगे लगेगा कि उसमें कुछ जोड़ना है तो मैं जोड़ सकता हूँ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर सर। तो सतेंद्र सर, चलिए, आप? ठीक है रविंद्र सर, नमस्ते और सभी को एक बार फिर से पुनः प्रणाम। हम 6 दिसंबर पर आते हैं, है ना। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस जब होता है, बाबरी मस्जिद का ढांचा जब गिराया जाता है, वो घटना क्यों घट रही है, वो तमाम बातें अपनी जगह पर है। कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं साझा कर लूं कि आजादी के बाद अगर हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत के इतिहास में 6 निर्णायक मोड़ दिखलाई देते हैं। 6 क्या 5 मेजर टर्न्स हैं। एक आजादी के तुरंत बाद 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या होती है तो हिंदुस्तान में मोड़ आता है। 22 नवंबर 23 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू होने से लगभग कोई 4-5 दिन पहले की घटना है ये, जब बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखी जाती है। जब जेपी आंदोलन की पृष्ठभूमि में आपातकाल की घोषणा होती है 1975 में। पंजाब में जब खालिस्तान आंदोलन का उभार होता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, ये चौथा मोड़ है। और पांचवा 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाता है। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने के बाद हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखलाई देता है। न केवल राजनीति में दिखलाई देता है, बल्कि एक अलग तरीके की कैफियत भी हिंदुस्तान में चल पड़ती है। एक अलग तरीके की आबो हवा में दिखलाई देती है, महसूस होती है। मैं उस तरह से नहीं जाऊंगा कि मैं यूं नहीं कहने की कोशिश करूंगा कि हिंदुत्ववादी, इस तरीके की बात नहीं कहना चाहता। मैं दूसरे तरीके से बात कहना चाहता हूं कि सन 92 के बाद हम ये देखते हैं कि नैरेटिव राजनीति और पुरजोर तरीके से घट रहे हैं। फिर चाहे वो फैक्ट्स को चेंज करने की बात हो या अलग तरीके की कुछ बातें हो। वायर के एक आर्टिकल में यूं बताया गया है कि 92 की इस घटना के बाद 3 मेजर मूव उन्होंने अपने आर्टिकल में कोट किए हैं। एक, उन्होंने कहा है कि भारत का जो सेक्युलर ढांचा है उसमें बदलाव आता है। दूसरा, उन्होंने बताया कि बॉम्बे मुंबई हो जाता है, और महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए वो आर्टिकल है प्रोबेबली, तो उसमें ये लिखा गया है कि मराठी मानुष वाली जो परंपरा है वो वहाँ ज़्यादा जोर पकड़ने लगती है, और तकरीबन 1 लाख नॉन हिंदूज का माइग्रेशन वहाँ दिखलाई देता है, और तमाम बातें। और दंगा तो उसके बाद जो दंगा हो रहा है वो तो अपनी जगह पर है ही, 93 के ब्लास्ट अपनी जगह पर है।
मैं एक छोटा सा खाका खींचने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सत्येंद्र सर की तरफ जाता हूँ और सुरेश जी की तरफ बढ़ूंगा। कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर रहा है, उसके इस 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 इवेंट से और उसके बाद हम जब आज तक का पूरा साइकिल देख रहे हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि इससे क्या सीखना चाहिए, क्या कुछ सीख है, अगर है तो क्या है। बस इसके बाद सत्येंद्र सर आपकी तरफ और उसके बाद सुरेश जी की तरफ। सभी लोगों को नमस्कार। आपने जो सवाल यहाँ फ्रेम कर दिया, मेरे ख्याल से वही सबसे उचित सवाल हैं जिस पर बातचीत करनी चाहिए। दोनों ही बातें। पहली बात कि जो बाबरी मस्जिद तोड़ने की घटना हुई, उसकी वो हुई क्यों, आखिर आखिर उसको अचानक देखते देखते हम लोगों के सामने, हम लोग बिल्कुल जब मतलब ये सारी घटनाएं जो हुई हम लोगों के आंखों के सामने हुई, और हम लोग थोड़ा सा उसके पहले की चीजें भी जब याद है, जब बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे देश के प्रमुख मुद्दे नहीं थे, जब वो एक ऐसी बातें जो लोग करते थे उनको फ्रिंज, वो फ्रिंज थे ही, फ्रिंज समझा नहीं जाता था, वो हाशिए पर के ही लोग थे। उनकी बातों को मुख्य मेन स्ट्रीम में कोई भी समर्थन उस समय मिलता नहीं था। तो यह जो बदलाव है कि वो जो फ्रिंज है वो मेन स्ट्रीम बन गया, इस प्रोसेस को गौर करना और उससे सही सबक लेना, आज जबकि पूरे 30 साल हो गए हैं बाबरी मस्जिद को टूटे हुए, तो यही सबसे प्रासंगिक सवाल है। और मैं इस पर संक्षेप जल्दी में मैं दोनों ही बातों पर, दोनों ही सवाल पर अपनी एक मैं समझ रखना चाहूंगा। आपने जो मोड़ बताए भारत की आज़ादी के बाद, उसमें हो सकता है कि कुछ उसमें डिसएग्रीमेंट्स हों, कुछ लोग उसमें और भी घटनाओं को जोड़ना चाहें, लेकिन आपने जो एक मोड़ बताया इमरजेंसी, और उसके बाद जो इंदिरा गांधी की हत्या या जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उसके बाद ये घटना बाबरी मस्जिद का होना, अगर हम लोग देखें तो ये तीनों जो चीजें हैं वो एक रेखा से जुड़ती, उसमें एक संबंध हम लोगों को नजर आता है। इसलिए संबंध नजर आता है कि प्री इमरजेंसी जो नैरेटिव था देश का, और जो पोस्ट इमरजेंसी जो नैरेटिव देश पर हावी हुआ, उसमें एक शार्प डिफरेंस है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल वो डायरेक्शन चेंज हो गया। वो कैसे हुआ, ये गौर करने की बात है। इमरजेंसी जो आई वो एक आंदोलन के जवाब में आई। उस मूवमेंट में जो फोर्सेस थी, उसमें उसका सबसे मेजर जो फोर्स था, इस बात को गौर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि आरएसएस था। और अब इस बात के एनफ एविडेंस है, पर्याप्त इस बात के साक्ष्य हैं कि वो मूवमेंट बेसिकली, भले उसका फिगर हेड जयप्रकाश नारायण हो, लेकिन वो आंदोलन की जो असली ताकत थी वो आरएसएस था। और आरएसएस ने उस आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें अपने को अपनी मेन स्ट्रीमिंग बहुत ही एक योजना के साथ में, एक प्लानिंग के साथ में की, और उसमें वो सफल होता चला गया। एक बात इसको ध्यान में रखना चाहिए, इमरजेंसी के बाद जो सरकार बनी, उसमें जनसंघ जो उस समय की पार्टी थी, उसके जो लीडर्स थे वो पहली बार मंत्री बने, और जो जिनको कभी ये उसके पहले ये सब शायद ये बात खुद उन लोगों ने अपने में उसमें मेमोयर्स में भी कही है कि उन्होंने कभी वैसी सफलता की कल्पना नहीं की थी। और ये बात तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब 89 सीटें उनको मिली 1989 के इलेक्शन में, तो उन्होंने ऑन टेलीविजन कहा था कि ये तो हमारी हमारी कल्पना और हमारे सपनों से भी बाहर की चीज है कि हम लोगों को इतनी सीटें लोकसभा में हो जाएंगी। ये हमने ये उनकी ये बात मैंने खुद सुनी हुई है, इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूँ। तो ये जो जो ये बात जो एक फ्रिंज की ताकत का मेन स्ट्रीमिंग होने की बात है, वो कैसे हुआ, इस पर जरूर गौर करना चाहिए। हम लोग ये अब
अपने अनुभव से इस बात को जान और समझ पाते हैं कि पॉलिटिक्स में जो मेन चीज है कि नैरेटिव कौन कंट्रोल करता है, नैरेटिव पर किसका कंट्रोल है। जो पोस्ट इमरजेंसी नैरेटिव जो है उस पर, उसके पहले जो कंट्रोल पोस्ट कॉलोनियल फोर्सेस का था, चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, लोहियाइट सोशलिस्ट हो, जिनके मुद्दे अलग थे, जो अलग मुद्दों पर बातचीत करते थे, उनमें उनके आपसी मतभेद होते होंगे, उसके बीच एक जो ताकत थी जो उन मुद्दों की बात नहीं करती थी, जो जो गौ हत्या और हिंदू राष्ट्र और ये अखंड भारत, ऐसे जिनके मुद्दे थे, वो एक अलग बहुत ही छोटी ताकत थी। लेकिन जो मेन नैरेटिव पे कंट्रोल था वो उन लोगों का था जो हम अगर एक शब्द में कहें रोजी रोटी की बात करते थे, और रोजी रोटी के सवाल पर उनके डिफरेंसेस थे, एक दूसरे को वो जन विरोधी भी बताते थे, लेकिन जो मुद्दा था कि बात उसके ऊपर होती थी। इमरजेंसी के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये डिस्कोर्स चेंज होने लगता है, और उसकी जो सबसे पहली जो झलक देखने को मिली, बिल्कुल मनीष जी ने ठीक कहा कि वो पंजाब में देखने को मिली, कि पंजाब में देखते देखते एक बहुत छोटी जो ताकतें थी वो एक बड़े टेररिस्ट मूवमेंट के रूप में तब्दील हो गई। उस मूवमेंट के क्या खास बात थे, उस मूवमेंट ने क्या किया? उस मूवमेंट ने ये किया, और अब फिर अगर हम लोग पंजाब के सवाल को कभी हम लोग बाद में बात करेंगे तो उसमें आरएसएस का क्या रोल है उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं कि आखिर वो बात वहां तक कैसे पहुंची। आज बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात पर अंडरलाइन कर रहा हूँ कि उस जो खालिस्तानी मूवमेंट था उसने डिस्कोर्स में हिंदू मुस्लिम सिख सिख ये इस बात को, रोजी रोटी के सवाल को हटाकर इस बात को डिस्प्लेस कर दिया। उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि अमृतसर को पवित्र शहर घोषित किया जाए। उनकी मांग थी कि आनंदपुर साहब जो रेजोल्यूशन था उसके तहत पंजाब को एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाए, और उसको मतलब उसकी एक तरह की सिख पहचान के रूप में उसकी आइडेंटिटी बने। सिखों की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी का एसर्शन उस मूवमेंट से किया गया। उसका नतीजा हुआ, वो शायद इतना ज्यादा असर नहीं करता अगर वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट होता, लेकिन उसमें टेररिज्म आया। अब उस टेररिज्म की भी अलग उसकी उसके बैकग्राउंड्स हैं, कैसे पाकिस्तान की उसमें भूमिका बनी, कैसे जो जनरल जियाउल हक के समय में भारत को थाउजेंड्स ऑफ कट्स से भारत को ब्लीड करने की जो पॉलिसी बनाई गई, उसके तहत जो असंतुष्ट लोग थे उनको वहां ट्रेनिंग दी गई। और हम लोग को बिल्कुल आज भी याद है कि कैसे एक एक हत्याएं रोज होती थी, और वो हत्याएं ही नैरेटिव बन गई अखबारों में। उस समय का जो मीडिया था, डेली पहला पेज, पहली हेडलाइन, हिंदू, कहीं कहीं हिंदुओं को मारा जाना, कहीं हिंदू मजदूरों को मारा जाना, फिर उसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई होना, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के आरोप लगना। मेरा सिर्फ पॉइंट यह है कि इसने इस नैरेटिव को बदल दिया, जो रिलीजियन है इसको फोर फ्रंट पर ला दिया। पूरा 80 का दशक खालिस्तानी मूवमेंट के साथ, खालिस्तानी मूवमेंट जो था वो हेडलाइंस पर छाया रहा, और उसके खिलाफ जो सरकार के एक्शंस थे, उन एक्शंस से में बहुत सारी शिकायतें रही, बहुत उसमें खासकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात आई। बाद में गुलजार ने माचिस जैसी फिल्म बनाई उसके ऊपर में, जो कि मेरे ख्याल से एक सही पिक्चराइजेशन है वहाँ की समस्या का। लेकिन मैं सिर्फ बात ये कहना जो एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि उसने भारत के नैरेटिव को रोजी रोटी के सवाल से, बदलाव के सवाल से, जो हम लोग अपने कॉलेज और स्कूल के, बल्कि कॉलेज के दिनों में जो हम लोग सोचते थे, हम लोग यह बात नहीं करते थे कि भारत में समाजवाद आएगा या नहीं, हम लोग बात करते थे कि कब आएगा, कितना टाइम लगेगा। यानी वो इफ का सवाल नहीं था, वो व्हेन का सवाल था कि वो कब होगा। लेकिन 80 के दशक में ये सारी बातें कमजोर पड़ती चली गई, और इसमें आरएसएस ने अपने हिंदुत्व के एजेंडे को उभारने का एक मौका देखा, और उसको मौका मिला। और उसमें जो सबसे बड़ी जो भारत की
पुराने डिस्कोर्स की पराजय है वो है कांग्रेस का सरेंडर। जो कांग्रेस ने उस समय अ, इस जो इंदिरा गांधी की के पहले कार्यकाल की, उनके पहले टर्म का जो एक विशेषता थी कि उन्होंने गरीबी हटाओ, नेशनलाइजेशन, इन सारी चीजों को वो फोर्थ फ्रंट पर ले आई थी। अ, अब अपने दूसरे कार्यकाल में, एक तो जब तक वो जिंदा थी, हालांकि मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि इंदिरा गांधी पूरी तरह से हिंदू राजनीति करने लगी थी, ये लेकिन वो हिंदू, ये जो जो राजनीति हो रही थी, इसका जो आइडियोलॉजिकल फाइट करना चाहिए था, उसमें वो कमजोर पड़ गई थी। उसकी बहुत कई कारण लोग बताते हैं। एक तो यह भी बताया जाता है कि संजय गांधी का ने जो पार्टी का कैरेक्टर बदल दिया, और उसके बाद संजय गांधी के डेथ के बाद उनका अपना कॉन्फिडेंस जो लूज कर गया, और वो एक जिसको कहा जाता है कि सिवा टेल शैडो ऑफ अर्लियर सेल्फ, पहले वो जैसा थी उसका वो एक पीली छाया बन के रह गई अपने अपने दूसरे कार्यकाल में। लेकिन ये जो घटनाक्रम है, इसने दूसरी फोर्सेस को एमर्ज करने का मौका दिया। और इसी बीच मीनाक्षीपुरम की घटना हुई। मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में, जहां पर तकरीबन 200 या 300 दलित परिवारों ने मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, और उसको लेकर आरएसएस ने जो सारे देश में माहौल बनाया, उसको कोई काउंटर करने वाला उस समय नहीं था। अब जब वो एक बार माहौल बन गया और उन्होंने ये देख लिया कि उनके लिए समर्थन बढ़ रहा है, तो वो फिर फोर्थ फ्रंट पर ले आए इस सवाल को, बाबरी मस्जिद के सवाल। और इसी बीच कांग्रेस का जो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर उस समय बढ़ता चला गया, और इंदिरा जी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी आए, आज लोग बहुत सी बातें आज वो कांग्रेस के लोग करते हैं, और यहाँ भी अगर उनके कुछ समर्थक होंगे तो मेरी इस बात से नाराज होंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि राजीव गांधी का जो टर्म है, वो कांग्रेस के पूरे इतिहास का सबसे खराब, सबसे कलंक भरा टर्म है, जिसमें कांग्रेस ने जो कॉम्प्रोमाइजेज की, उसकी कीमत आज भी ये देश चुका रहा है। राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 का इलेक्शन पूरी तरह से हिंदुत्व का एजेंडा, बिना हिंदुत्व की पार्टी हुए भी हिंदू भावनाओं, हिंदुत्व नहीं बोलेंगे उसको, हिंदू भावनाओं की राजनीति करते हुए चुनाव लड़ा। अगर ये याद हो, आप लोगों को याद होगा कि जब मेनका गांधी उनके खिलाफ रायबरेली में चुनाव लड़ रही थी, तो वहां कांग्रेस के लोग ये नारे लगाते थे कि बेटी है सरदार की, देश के गद्दार की। इस बात को भूला नहीं जा सकता है कि ये जो सारे नैरेटिव्स थे, ये किस तरह से इन्होंने एक वो माहौल बनाया जिसने बीजेपी तो बहुत दिनों तक डोलड्रम में थी। हम लोग सीधे आरएसएस की बात करें, क्योंकि बीजेपी तो उस समय, जब बीजेपी का फिर से बीजेपी बनी, तो वो उसने अपना प्रोग्राम गांधीयन सोशलिज्म रखा, गांधीवादी समाजवाद रखा, और वो तो एक उस समय वो इधर जाए या उधर जाए, इसकी एक दुविधा में थी। तब आरएसएस ने अपने और विश्व हिंदू परिषद के साथ कमाल संभाली थी, और उसने ये बाबरी मस्जिद के सवाल को, जो कि मनीष जी ने बताया कि 1949 में जो मूर्ति रखी गई थी, मिड 70s में जब हम लोगों का राजनीतिक रूप से हम लोगों ने दिलचस्पी लेनी शुरू की बिहार आंदोलन के साथ में, ये मुद्दा भी देश में है। ये तो कभी कोई हम लोगों को बताता नहीं था कि देश में एक मुद्दा ये भी है कि मस्जिद जो थी वो मंदिर था। लेकिन 10 साल बाद 1985-86 आते आते वही मुद्दा देश का प्रमुख मुद्दा बन गया, और उसमें फिर कैसे ताला खोला गया साहबानों के मामले के साथ, साहबानों को बैलेंस करने के लिए, ये सब वेल नोन फैक्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी बात ये कह दी कि उसने वो जमीन तैयार की, जिस जमीन पर ने एक फर्टाइल ग्राउंड बनाया ये जो आरएसएस की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ने के लिए, और उस पॉलिटिक्स को वो लेकर उन्होंने अंत में बाबरी मस्जिद को तोड़ने का अभियान चलाया। लेकिन 3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि 3 चीजें एक साथ हुई। उसके बाद ये जब जमीन बन चुकी, उसके बाद लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को एडॉप्ट करना, उसके पहले मंडल कमीशन का लागू होना, और इन दोनों घटनाओं से एक ऐसी परिस्थिति का बनना कि
बाबरी मस्जिद तोड़ने का जो मूवमेंट था उसके लिए इमेंस सपोर्ट जुटना। कैसे हुआ? हुआ ये कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक तो मंडल के आने के साथ जो अपर कास्ट जो है, अपर कास्ट थोक भाव में बीजेपी में शिफ्ट कर गया, क्योंकि जो जो ये जनता दल वाले जो फोर्सेस थी इन्होंने तो लागू ही किया था, कांग्रेस उस पर कोई साफ स्टैंड ले नहीं पाई। बीजेपी ने मंडल कमीशन लागू करने वाले प्राइम मिनिस्टर की सरकार गिरा दी सपोर्ट वापस लेकर, और उसने अपर कास्ट का दिल जीत लिया। अपर कास्ट जो वैसे भी उसका ओरिएंटेशन उसकी तरफ था, लेकिन उसमें वो लोग जो बटे रहते थे, उस रिएक्शन में जो अपर कास्ट के रूप में एक ठोस वोट बैंक बीजेपी को मिला, जो आज तक इंटैक्ट है, उसको अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, बल्कि वो मजबूत ही होता गया है। लिबरलाइजेशन के ने जो जो नियो लिबरल पॉलिसीज आई, इन्होंने इकोनॉमिक चेंज को एजेंडे से पहले से ही हट रहा था, उसको पूरी तरह से हटा दिया। और जो फंडिंग है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जो कैपिटलिस्ट फंडिंग है, जो प्रो कैपिटलिस्ट फंडिंग है, वो उन फोर्सेस को, चाहे वो कम्युनल आइडेंटिटी की बात कर रही हो या कास्ट आइडेंटिटी की बात कर रही हो, उस पॉलिटिक्स को उस मीडिया और उस जो ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सपोर्ट है, वो उस पॉलिटिक्स को पूरी ताकत के साथ मिला। और उसका मकसद यही था कि ये इन पॉलिसीज को जो कोई आइडियोलॉजिकल नियो लिबरल आइडियोलॉजिकल चैलेंज करने वाली ताकतें फोर्स फ्रंट पे न रहें, उनको बिल्कुल मार्जिनलाइज किया जाए। तो ये तीन घटनाओं को हम लोगों को जोड़कर देखना चाहिए। और उसके बाद की कहानी जो है वो जिसको कहा जाता है रेस्ट ऑफ हिस्ट्री। जब एक बार वो मस्जिद टूट गई, उस दिन बिल्कुल ठीक, बहुत से लोग कहते हैं कि उस दिन संविधान ध्वस्त हुआ था, बाबरी मस्जिद नहीं टूटी थी। जो भारतीय संविधान है वो टूटा था, उसको वो भंग हुआ था। और जब वो एक बार हो गया, दिशा ही बदल गई वहां से, तो आज हम लोग जहां पहुंचे हैं वहां पहुंच गए। अब आखिरी बात मनीष जी ने कही कि इसके सबक क्या है। इसका सबक तो यही है कि ये इस पॉलिटिक्स को काउंटर नहीं किया जा सकता है जब तक उन तीन घटनाओं को हम लोग जोड़कर नहीं देखें, जिन्होंने इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी बनाई धीरे धीरे। आखिर यह भी बात गौर करनी चाहिए कि ये बीजेपी को फुल मेजोरिटी पाने में उस घटना के बाद भी 25 साल लगे, लगभग 25 साल। 14 में हुआ तो लगभग 22 साल लगे पूरा बहुमत हासिल करने में। तो वो वहां तक आने का जो घटनाक्रम है, कैसे उसकी परिस्थितियां जो बनती गई, उसमें एक मेजर फैक्टर जो समाज में कोई भी आर्थिक न्याय पाने की उम्मीदें खत्म होना, समाज में गैर बराबरी का बढ़ना, ये जो इकोनॉमी है, इससे डिस्पोजिशन जो हुआ, वो डिस्पोजिशन का जो पार्ट है लोगों का, ये सारी चीजों ने वो चीजें बनाई है जिसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं। तो सबक तो यही है कि एक बार फिर से नैरेटिव पर रोजी रोटी के सवाल को लाना पड़ेगा। दुर्भाग्य से ये कोई नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ये सवाल लेकर निकलते हैं, और लेकिन मध्य प्रदेश आते आते वो फिर राम और सिया राम और जय सिया राम और इस नैरेटिव में वो फंस जाते हैं। और इसके बाद कल भी उन्होंने ट्वीट किया कि आरएसएस को जय सिया राम कहना होगा, कह देगा, उससे क्या हो जाएगा। तो ये सवाल ये है कि जो सवाल है, जो असल सवाल, जिन सवाल ने इनको फ्रिंज पर रखा था, जो नैरेटिव, जब रोजी रोटी के सवाल, जो एक आर्थिक परिवर्तन के सवाल जो थे, जो एक उम्मीद थी लोगों को उस नेहरूवियन एक्सपेरिमेंट में कि वो जो मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो है वो उनकी जीवन में बेहतरी लाएंगे, वो उम्मीद जब टूटती चली गई और उसको आज उस उम्मीद की कोई बात ही करने वाला नहीं है, उसी रूप में नहीं आएगी उम्मीद, जाहिर है नए समय में नए रूप में वो आएगी। लेकिन आज कोई बात ही नहीं करता है, कोई इसको चैलेंज ही नहीं करता है। तो बीजेपी के लिए तो अभी कोई मुकाबला है ही नहीं। आप कभी वो 1-2 इलेक्शन किसी स्टेट में हार भी जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि अगर आप जय सिया राम बोलकर उनको हराएंगे भी तो आप उन्हीं का काम कर रहे हैं। और आज कोई भी पार्टी, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आइडियोलॉजिकल फोर फ्रंट पर आकर अपनी अपनी इसके खिलाफ एक सपना जगाने वाली आइडियोलॉजी जनता के सामने रख सके। सबक यह है कि यही करना पड़ेगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग, आज 30 साल हुए हैं, 60 साल भी जब हो जाएंगे उस समय तक तो शायद हम लोग नहीं होंगे, लेकिन जो लोग भी होंगे, जो नौजवान लोग हैं, तो जो 60 उस समय भी लोग यही बातें करते हुए मिलेंगे, क्योंकि और कोई इसका सॉल्यूशन है ये तो मुझे लगता नहीं है। मनीष जी, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। नहीं सर, धन्यवाद आपका। मैं फिर इसी सवाल के साथ सुरेश जी की तरफ बढ़ता हूं। और सुरेश जी, मैंने अभी आपको सुना थोड़ी देर पहले, आप चेतना समूह में अपनी ये कुछ बातें साझा कर रहे थे। तो आपने बताया कि उस समय आप दैनिक जागरण के साथ जुड़े थे और आपके कुछ साथी जो इस घटना को कवर कर रहे थे। तो आपके पास कुछ संस्मरण हो, उन संस्मरणों से जोड़ते हुए आप इन सवालों की तरफ आइए कि किस तरीके से आप चूंकि डेस्क पर बैठे थे, तो किस तरीके से आप देख रहे थे, आपके जो सूत्र थे उन सूत्रों से क्या क्या किस तरीके की जानकारियां थी, और आप जो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको आप कैसे डिफाइन कर पाते हैं? जी सुरेश सर। नमस्कार भाई। शुरू में ही मनीष जी आपने कुछ चीजों को रेखांकित किया, वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आजादी के बाद जो है अपने देश की राजनीति में मोड़ रहा है। इसमें दो चीजों की तरफ हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। एक तो ये कि और क्षेत्रों की जो विभिन्न जाति संस्कृतियों का ये भारत जो है, और इसमें आप देखेंगे कि तमिल संस्कृति, पंजाबी संस्कृति, बांग्ला संस्कृति काफी विकसित रूप में दिखाई पड़ रही है, लेकिन हिंदू संस्कृति का कोई आधार नहीं था। और इसके नेता जो हिंदूवादी नेता थे वो जुड़े हुए थे और अपना एक नैरेटिव खड़ा कर रहे थे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, और वो शुरू कर रहे थे। शुरू में ही सत्यन जी ने ये रेखांकित किया कि बाबरी मस्जिद भी एक मुद्दा था, ये तो हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, कोई चर्चा ही नहीं होती थी। लेकिन वो लंबे समय से, आजादी के पहले से भी और आजादी के बाद भी, इस मुद्दे को शुरुआत वो करते रहते थे। तो आज की तारीख में ये मेन स्ट्रीम में आ गए हिंदू संस्कृति की जो धारा है, और वो ये बताना शुरू कर दिए कि भारत की यही पहचान है। जबकि क्षेत्र के हिसाब से देखिए तो यही नहीं अभी परिभाषित है कि हिंदू है कौन, और हिंदू शब्द ही कहाँ से आया, ये अपने में विवादित एक शब्द है। हिंदू शब्द जो है यह अगर जो सिंधु नदी से, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वहां से अगर जो आप जोड़ते हैं तो एक इसका रूप जो है दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो नौ उदारवादी की आर्थिक नीतियां लागू की, उसके बाद से एक बदलाव शुरू हो रहा है देश में। और ये अन्ना हजारे का जो आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस दौर में आकर के वो ये पूरा नैरेटिव जो है आरएसएस इसके पीछे लगा हुआ था, और आरएसएस अपनी रणनीति में सफल हो गया। आज अभी जो एक आप देख रहे हैं कि एनडीटीवी को लेकर जो चर्चा चल रही है, तो ये भी एक उसी धारा के सिपाही थे। जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तब एनडीटीवी भी उस आंदोलन के साथ ही खड़ी थी। इवन
उसके जो प्रमुख एंकर वगैरह हैं वो भी उन आंदोलनों को कवर कर रहे थे। तो ये एक मिली जुली जो है इनकी रणनीति थी और उस रणनीति में वो पूरी तरह से सफल रहे। और आज हम देख ही रहे हैं कि किस मोड़ पर पहुंच गए हैं। इसमें वो पहले ही से नारा दे रहे थे कि मथुरा, अयोध्या और काशी, तो अयोध्या को तो फतह कर लिए, मथुरा में शुरू हो गए हैं। अभी आज ही की खबर मैं देख रहा था कि वहाँ किसी प्रमुख जो मथुरा की मस्जिद है उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है हिंदू संगठनों ने। और बनारस में काशी विश्वनाथ को लेकर के ये भी एक नैरेटिव है इनका। संभव है कि 2024 के चुनाव से पहले कुछ खेल शुरू करें। और ये मुकदमा चल रहा है, लोअर कोर्ट में यहाँ पे चल रहा है, जबकि अयोध्या वाले ये 1991 में जो एक कानून बना था कि अयोध्या को छोड़ करके बाकी धार्मिक स्थलों के बारे में 1947 में जो जहां था उसी को माना जाएगा। इसके बावजूद काशी का मुद्दा जो है कोर्ट में चला गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और मुकदमा चल रहा है। वो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल से बनारस की लोअर कोर्ट में जो है ये मुकदमा चल रहा है। तो प्रमुख चीज ये है कि हिंदू संस्कृति जिसका कोई आधार ही नहीं है, जिसकी कोई रूपरेखा ही नहीं है, वो आज मेन स्ट्रीम में आ गई और वो डील कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वही नैरेटिव तैयार कर रहे हैं और बाकी लोग उसके पीछे घूमते हैं। अभी सत्यन जी ने बतलाया ही, राहुल गांधी जो दक्षिण भारत में पदयात्रा में जब थे तो महंगाई, बेरोजगारी और बाकी मुद्दों को भी उठा रहे थे, उन पर बोल भी रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आते आते उनका स्वर जो है बदल गया है। और ये जो स्वर बदला है उसके पीछे कारण, जो प्रमुख कारण है, वो हिंदूवादी संगठन का ही है। हिंदूवादी संगठन का मतलब कि वो लुभाना चाहते हैं हिंदू मतदाताओं को। उनको लग रहा है कि हम जो है उस मुद्दे को उठा करके कुछ हिंदुओं की सिंपैथी को अपने पक्ष में कर लेंगे। लेकिन एक जब कौन बड़ा हिंदू है, कौन छोटा हिंदू है, जब इसका सवाल खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी में लोग हैं वो अभी से अपने को कह ही रहे हैं कि विश्व गुरु हैं, महामानव हैं, महाबली हैं, तो उनकी तरफ वो लोग जाएंगे। और यह भी सही है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किए जाने के बाद जो यहाँ का एक बड़ा तबका, जो गांव में भी जो तबका एक रहा है, जो खेती किसानी से जुड़ा रहा, वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर गया। जबकि पहले बीजेपी जो है सिर्फ शहरों में, या बीजेपी से पहले जब जनसंघ थी तो वो भी शहरी इलाकों में ही चुनाव के दौरान जो है वो अपने कैंडिडेट ले आती थी या संघर्ष में रहती थी, ग्रामीण बेल्ट में नहीं रहती थी। लेकिन आज वो ग्रामीण बेल्ट में पहुंच गए। और इसका एक दूसरा कारण ये है कि वामपंथी आंदोलन जो है वो कमजोर होता गया। वामपंथी आंदोलन के कमजोर होने और इनकी गतिविधियां, आरएसएस की गतिविधियां तेज होने का कारण भी ये अपना एक साम्राज्य जो है बनाते चले गए। और इसमें जो विपक्षी दल हैं वो उनका ढुलमुल रवैया रहा, लगातार रहा, कभी इधर कभी उधर,
उनकी राजनीति कोई स्पष्ट ही नहीं है। तो उसका परिणाम आज देख ही रहे हैं कि लगता है कि देश में कोई और राजनीतिक दल नहीं है। हाँ, इस पूरे अभियान इसी दौरान जो है पिछले साल जो किसानों ने एक जो साल भर तक धरना दिया दिल्ली बॉर्डर पर, तो वहां से एक आशा की किरण जो है निकल गई है और उन्होंने ये साबित किया, हालांकि किसान आंदोलन के पीछे भी उनके अपने अंतर्विरोध थे और अगर जो उसकी व्याख्या की जाए तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन उसमें एक रोशनी दिखाई दे रही है कि अपनी बातों को लेकर के अगर जो मजबूती से आप रखते हैं तो कुछ आप बन सकता है। अभी मनीष जी जी आप पूछ रहे थे उस दौर की बात जब बाबरी मस्जिद की घटना हो रही है, तो जागरण तो बहुत बढ़ चढ़ करके उस जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी है उस दिन अखबार की जो हेडलाइन थी वो इतनी भड़काऊ थी कि वो तो रात में ही छापा पड़ गया जागरण पर और उसकी सारी प्रतियां जो है जब्त कर ली गई। मेरे समझ से ये 12 बजे के बाद ही जो है रात में जब संपादकीय विभाग के लोग जाने लगे उसके बाद ही वो एक भी कॉपी बाहर नहीं आ पाई। कुछ अंदर जो लोग अपना छिपा उपा कर रखे हुए थे तो उसकी प्रतियां देखने को मिलती है, तो बहुत भड़काऊ था। और जो रिपोर्टर गए थे वो खून की नदियां अपनी बहा रहे थे, यही हेडिंग भी थी, इसी तरीके से रिपोर्टिंग भी हुई थी। फोटो मैं अभी जो चेतना समूह में जो बातचीत हो रही थी वहां मैंने अपने एक फोटोग्राफर की बात की थी जो वहां पर घिर गए थे। 6 दिसंबर को वहां पर थे इस स्पॉट पर और बाबरी मस्जिद के नजदीक तक वो पहुंच गए थे, फोटो वगैरह खींच रहे थे। उनको हिंदुओं ने ही घेर लिया और उनकी जान के ऊपर खतरा आ गया। बाद में उन्होंने उनसे पहचान उनको जो है साबित करना पड़ा कि मैं हिंदू हूँ, तब जाकर के उनकी जान बची। तो उसके बाद वो तो ये कुछ बातें रही जी। धन्यवाद जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी। मैं जितेंद्र जी आपका भी स्वागत और विवेक भाई आपका भी स्वागत। मैं आप दोनों की तरफ बढ़ता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बाबरी मस्जिद का जब वाला ये जो एपिसोड जब होता है तो भारत में दो तरीके के बदलाव दिखलाई देते हैं। राजनीतिक बदलाव तो जैसा दिखलाई देता है उस पर तो बात हुई है, एक सोशल इम्प्लीकेशन भी दिखलाई देता है कि अब जो मेजॉरिटी है उसने माइनॉरिटी को सेकेंडरी सिटीजन मानना स्टार्ट किया है। ये मुझे सबसे पहले दिखलाई देता है। मैं 84 वाले एपिसोड को छोड़ दूं, खालिस्तान मूवमेंट वाले एपिसोड को छोड़ दूं, तो इस एपिसोड के बाद इंडियन टेरिटरी में टेररिस्ट एक्टिविटीज ज्यादा दिखलाई देती हैं। फिर चाहे वो मुंबई सीरियल ब्लास्ट हो, फिर चाहे 26/11 हो, फिर चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, छुटपुट 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 आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं कितना सही हूं कितना गलत हूं इस पर आप लोग आकलन कीजिए। मुझे कहीं दुरुस्त करने की संभावना है तो उसे दुरुस्त भी किया जाना चाहिए। मैं इन्हीं सवालों के साथ जितेंद्र सर आपकी तरफ आता हूँ, फिर विवेक जी की तरफ आता हूँ कि 6 दिसंबर की घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और जिस तरीके के बदलाव की बात मैं कह रहा हूं कि सामाजिक स्तर पर इस तरीके का बदलाव दिखलाई देता है और राजनीतिक स्तर पर जिस तरीके के बदलाव की बात अभी सत्येंद्र जी ने की और सुरेश जी ने की, उस तरफ आपकी क्या राय है और आप कैसे देखते हैं? जी जितेंद्र जी। जी नमस्ते सभी को। मनीष जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस तरह का बदलाव मेजॉरिटी के दृष्टिकोण में व्यवहार में नजर आता है।
मैं बहुत संक्षेप में एक दो बातें कहूंगा। आपने जब सुरेश जी से प्रश्न पूछा तो मुझे याद आया कि उन दिनों मैंने अपना नौकरी या अपना करियर शुरू ही किया था। एक घटना मैं साझी करना चाहता हूँ मुख्य रूप से, और फिर कुछ संक्षिप्त टिप्पणी। मैं संस्थान का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा संस्थान था। एक मैगजीन चलाता था, और हिंदुस्तान में उस समय इंडिपेंडेंट टेलीविजन की शुरुआत हो रही थी। वीएचएस कैसेट पर बना करती थी न्यूज मैगजीन्स महीने में एक बार। तो मैं नौकरी की तलाश में ऐसी ही एक संस्था में काम कर रहा था। 6 महीने हुए थे बाबरी मस्जिद वाली घटना से पहले। प्रबुद्ध से लोग थे वहां पे, कोई अतिवादी किस्म के लोग नहीं थे। लेकिन 6 दिसंबर से 2 दिन पहले एक ऐसे रिपोर्टर वहां गए जिनका झुकाव भाजपा की तरफ बहुत स्पष्ट था। उससे पहले कोई और रिपोर्टर गए हुए थे, जिससे मुझे ऐसा लगा, या सबको ऐसा लगा, कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। इसकी भनक बहुत से लोगों को थी। खैर, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद एक दिन ऑफिस में पता चला कि अच्छा प्रसाद बंट रहा है, तो हम भी लाइन में खड़े हो गए कि कुछ लड्डू होंगे या जलेबी होगी, जो भी होगा। तो लाइन में जब बारी आई और मैंने हाथ आगे बढ़ाया, तो बाबरी मस्जिद का एक टुकड़ा हाथ में रखा गया। ये प्रसाद था जो पूरे दफ्तर में बांटा गया, और मुझे नहीं लगता कितने लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। 4-5 लोगों ने किया होगा, 20% लोगों ने। तो एक बहुत बड़े पत्रकारिता संस्थान में बाबरी मस्जिद के टुकड़े प्रसाद के तौर पे बांटे जाएं, तो इसमें आप समझ लीजिए कि समाज में और राजनीतिक हलकों में तो छोड़िए, मीडिया में किस तरह का झुकाव बन गया था। उसके बाद जितना घटनाक्रम है, उसमें 2-3 शक्तियों से उम्मीद और 2-3 शक्तियों की कमी महसूस होती है। एक तो इस देश के लिए अच्छा नहीं है वामपंथी आंदोलन का कमजोर हो जाना। एक सशक्त वाम की आवश्यकता है। दूसरा, समाज में बहुत सारे रैशनलिस्ट किस्म के गतिविधियां हुआ करती थी। ज्ञान विज्ञान जत्थे होते थे, रैशनलिस्ट सोसाइटी होती थी। इस तरह की सोसाइटियां अब भी सक्रिय हैं, लेकिन पहले के मुकाबले कमजोर हैं। सामाजिक असर उनका कम पड़ा है। वो एक शक्ति है जिसकी जरूरत दोबारा महसूस होती है। तीसरी, जो एक तरह से बहुत धार्मिक, लेकिन ये पौराणिक हिंदुत्व का विरोध करने वाली शक्तियां हैं, आर्य समाज जैसी, उनको पूरी तरह से हथिया लिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो ये जो वैदिक सनातन हिंदू जो भी आप ये कह लें, इसके अंदर जो एक डायलेक्टिक्स चलते रहना चाहिए किसी ना किसी रूप में, उस डायलेक्टिक्स का अभाव महसूस होता है। चौथा, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे बुजुर्गों में रहे, जैसे मेरे पिताजी, जो बहुत धार्मिक लेकिन राजनीतिक सोच में सेकुलर लोग हैं। ऐसे लोग अब हाशिए पर हैं, या उनकी मानसिकता बदलती चली जा रही है, क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर इस का कोई सशक्त प्रतिरोध आ सकता है, तो वो दलित आंदोलन से आ सकता है। और ये बड़ा अफसोस होता है कि जो ओबीसी और दलित शक्तियां हैं, अक्सर उनका वोट भी इन्हीं को जाता है। तो वाम से लेकर और दलित, ओबीसी शक्तियां और जो रैशनलिस्ट और ये जो सारे डायलेक्टिक्स हैं, ये सब समाज में एक बार फिर से ज्यादा मजबूत, सचेत और जागरूक होंगे, तब इलाज संभव है। वरना जिस दिशा में देश जा रहा है, जैसे ही आप एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस देश की एकता अखंडता पर असर पड़ेगा, खतरा होगा। ये देश बहुलतावादी देश है, और ये बिना
एक सेकुलर ढांचे के आगे नहीं बढ़ सकता है। ये संक्षेप में कुछ बातें थी। धन्यवाद। जी। मेरे ख्याल से आपकी जो बात है वो सामाजिक चेतना की ओर आप शायद बात कहना चाहते हैं कि समाज में चेतना का विकास होना चाहिए। बहरहाल विवेक भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ और ये सवाल वही है, सवाल आपको पता ही है, तो आप कुछ कहना चाहें आप जरूर कहिए। और आपको तो मैं संविधान वाली बात से भी मतलब आपकी तरफ आऊंगा। जी विवेक जी। जी नमस्कार। बहुत अच्छा चल रहा है और सभी ने अपने अपने बहुत ही अच्छे तरीके से नैरेटिव्स रखे हैं। मैं सत्येंद्र सर की बहुत सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ और उन्होंने जिस अच्छे तरीके से पूरा जो जर्नी है उसको एलोबरेट किया, इट्स फैंटास्टिक। जो सर के उसमें जो कुछ चीज़ें मेरे को लगा छूटी, वो एक डायमेंशन था जो इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे थे उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पूरे जो बदलाव हुए हैं उनके अंदर, जैसे WTO आया, रशिया गिर गया। WTO क्यों आया? क्योंकि रशिया कमज़ोर होता चला गया। मतलब वामपंथ की जो है वो जो मेन जो जड़ थी वो हिल गई। तो WTO पे में आना लगभग सबका एक, चाहे कोई भी थोड़ा बहुत वामपंथ की तरफ से विरोध हुआ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस उस समय की जो पार्टियां थी वो सब तैयारी थी WTO को अडॉप्ट करने के लिए। WTO का आना मैं कोई बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जो है फाइनेंस फील्ड का बंदा हूँ, इसके लिए शायद मेरा ओपिनियन आप लोगों से थोड़ा डिफरेंट होगा। बट एक वो अच्छा तरीका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत सारी चीज़ों में जो हमारा जो जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था चीज़ों का, उस तरीके से ना तो हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर पाए, और ना ही जब वामपंथ के जो विचार या जो आप समाजवाद बोल लीजिए जो भी है, ना हम उसको ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए। और लोगों को ने उस समय ये भी देखा कि किस तरीके से समाजवाद के नाम पे समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, वामपंथ के नाम पे वामपंथी पार्टियां क्या कर रही हैं, और सेक्युलरिज्म के नाम पे सेक्युलर जो सो कॉल्ड है वो क्या कर रहे हैं। देखिए जितेंद्र भाई की एकदम बात ठीक है। जो है लोग बाग, मैं खुद भी जब बाबरी मस्जिद गिरी थी उस समय मैं बिल्कुल इस विचारधारा का नहीं था कि ये मतलब ये इस तरीके का होना चाहिए। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आई शुड बी ऑनेस्ट विथ ऑल ऑफ यू, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखिए एक क्या होता है कि जो मास होता है वो एक अपनी तरीके से चीज़ों को देखता सोचता समझता है। वो ये देखता है कि अच्छा इंटरनेशनली उसी समय ईरान इराक का युद्ध, सॉरी इराक का मसला था, उसी समय जो है US में किस तरीके से जो है जो इस्लाम था वो एक कट्टरपंथ के लिए एक तरह से ब्रांडिंग हो गई थी उसकी। वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे देखता था कि अरे ये तो एक तरीके का जो मेजॉरिटी में जो एक फियर फैक्टर जो डेवलप हुआ, उसने फ्यूल का काम किया इस पूरे उसमें, कि ये जो है सबको लगा रही है जो इस्लामिक ब्रदरहुड की जो बात होती थी, तो लोगों ने फिर काउंटर नैरेटिव शुरू कर दिया कि भाई हमको जो है, मतलब पहले से ही चल रहा था कि आता है अभी था। तो ये कुछ चीज़ें जो थी जिसने फ्यूल का काम किया, जो मेरे को लगता है। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, देखिए जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था बहुत ही सोच समझ के, बहुत हर चीज़ों पे काफ़ी लंबी डिबेट करने के बाद में बना। लेकिन मेरे को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया। मेरे हिसाब से लॉ के स्टूडेंट के नाते मेरा मानना ये है कि वो बदलाव बहुत ही जल्दबाजी में और मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक के ना सोच के किए गए थे। इसका फ़र्क ये पड़ा कि जो देखिए राइट्स सबके होते हैं, राइट्स किसी एक के नहीं होते। राइट्स जो कमज़ोर होता है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है।
लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं होना चाहिए कि जो मेजोरिटी है उसके राइट्स को आप डिप्राइव करो। समहाउ इस पूरे इवेंट्स को अगर आप देखेंगे तो जनता में जो मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी उसको ये लगा कि यार हम लोग डिप्राइव हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसका टेक अवे ये है कि आपको जो है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर सेक्शन को उठाने की बात करते हैं, तो उस समय आपको हमेशा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि जो अदर लोग हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली डिप्राइड फील तो नहीं कर रहे। जैसे मंडल कमीशन आया तो लोगों को लगा यार हम तो ये, भले से अपर कास्ट को लगाओ कि यार हम तो यहाँ पे भी गए, उनको लग रहा है सेकुलरिज्म के नाम पे हम पहले ही और परेशान हो रहे हैं। उसके बाद में जो है सीरियल ब्लास्ट हुए या और किसी तरीके की एक्टिविटी हुई, तो एक जनरल पब्लिक के मन में जो है भाव आया कि यार ये जो हमको सेकुलरिज्म पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो सेकुलरिज्म के नष्ट होने में एक बड़ा, जो सबसे बड़ा कमी रही, वो जो एक्चुअल सेकुलरिज्म है उसको कभी ठीक से लोगों को समझाया नहीं गया और मतलब इसको डिस्ट्रॉय किया उन्हीं लोगों ने जो सेकुलरिज्म के चैंपियन थे, क्योंकि और उसका फ़ायदा निश्चित रूप से दूसरों को तो मिलना ही है। अगर एक आप जो मेन अगर प्रोपोगेट जो कर रहा है वही कहीं गलती करेगा तो दूसरा तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा उठाएगा। तो मेरा मानना ये है सर कि इसमें जो है अकेला ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नहीं, इंटरनेशनल उसका भी हाथ रहा। और दूसरा जो कंटिन्यूसली जो है, देखिए एक आपको मैं सब लोग, आप लोग काफ़ी जानकार लोग हैं, एक इनका जेपी के साथ का एक संवाद था जो जोशी जी ने लिखा था, ये अपने प्रभाष जोशी जी ने। इंदिरा गांधी से उन्होंने कहा कि तुम किसी एक, मैं बंदे का नाम भूल रहा हूँ, कि उनको आप टिकट पैसे से बेच रहे हो। तो प्रभाष सॉरी जेपी ने बोला कि तुम अगर ये कर रही हो तो इसका ये नतीजा ये होगा कि कल को जो भी पैसे वाला होगा वो आके टिकट मांगेगा। तो वहाँ पे एक बीच पड़ गया। तो ये सर के जो चीज़ें होती हैं धीमे धीमे डेवलप होती हैं, विकराल रूप लेती हैं। तो कुल मिला के जो है ऐसा, ये मेरे हिसाब से टेक अवे ये होना चाहिए कि जस्टिस, पहली बात तो हो तो वो दिखता हुआ जस्टिस हो रहा है, ये दिखता हुआ भी जान पड़ना चाहिए। और जो लोग बाग जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं, उनका ये दायित्व होता है कि लोगों को इग्नोरेंट मतलब ना फील कर पाए वो कि ये हमारे साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। तो वो जो है कंटिन्यूसली होता गया। और मेरा थोड़ा सा एक ये भी बोलना है, जैसे जितेंद्र भाई का जो मत था कि दलित आंदोलन को होना चाहिए, वामपंथ को आगे आना चाहिए। वामपंथ खैर हमेशा कोई भी एक प्योर फॉर्म में इकोनॉमी मेरे हिसाब से हमेशा डेंजरस है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो या आपकी ये हो सोशलिस्ट या वैसी हो कम्युनिस्ट हो। लेकिन सेम वे में अगर आप देखेंगे तो आप सेक्शंस में बांट के जब तक आप लोगों को अपलिफ्ट करने की बात करेंगे तब तक डिवीज़न ऑब्वियस है, क्योंकि आप बोली, आपका बेसिस ही यही है कि तुम ये हो तो तुमको ये करो। अगर आपका बेस ही ये होगा तो आप में डिवीज़न रिमूव कभी नहीं कर पाएंगे आप। तो वो एक जो मेरे को लगता है जिस तरीके से कि आपको जो सारी चीज़ों का समाधान जो है वो फर्स्ट स्टेप जो होना चाहिए वो इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट है तो बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना हो इस देश में, आप वेस्टर्न पार्ट और जो सदर्न पार्ट है इंडिया का उसको घूमिए, और नॉर्दर्न पार्ट में जाइए और ईस्टर्न पार्ट में जाइए। वहाँ पे आप जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करिए और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको कंपेयर करिए, आपको ये डिफरेंस डेफिनेटली देखने मिलेगा। थैंक यू सर। विवेक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 2 मिनट समय जी 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 मिलेगा। जी 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 विवेक जी ने तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, बहुत ही बहुत बेहद इम्पोर्टेंट बातें कही हैं, और मैं उनका इस बात के लिए भी मैं उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने जो बात वो महसूस करते हैं वो पॉलिटिकली करेक्ट होने के बजाय
जो वो महसूस करते हैं उसको उन्होंने खुलकर उस बात को यहाँ पर रखा। उसमें मुझे लगता है कि इस पर तो एक उन्होंने ऐसी कुछ बातें रख दी हैं जिस पर काफी लंबी चर्चा की जरूरत है। वो आज शायद उसकी गुंजाइश नहीं है। कभी आपसे अनुरोध है, कभी आप वो चर्चा रखें। मैं केवल उन दो एक चीजों को मैं इंगित कर देता हूँ जो मुझे लगता है कि जिस पर काफी विस्तार से चर्चा डिमांड करती है। जो मुद्दे जो हैं वो, एक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, उसका जो अंतरराष्ट्रीय जो हालात थे और उसका जो असर पड़ा। उन्होंने कुछ बातें कही, उसमें दो एक बातें और भी जोड़नी चाहिए कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद कैसे वेस्ट ने, खासकर अमेरिका ने, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसको अपना, वहाँ का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार सैमुअल हटिंगटन की किताब के साथ में प्रोपेगेट किया और इस्लाम को वेस्टर्न वैल्यूज के मुख्य खतरे के रूप में उसको बताना शुरू किया। और जो प्रचार आगे बढ़ते बढ़ते 9/11 तक गया, और 9/11 जो है वो पूरी दुनिया में सोच को बदलने वाली एक घटना थी, जिसमें इस्लाम जो है वो एक लोगों के दिमाग, इस्लाम है या नहीं वो अलग दीगर सवाल है, लेकिन लोगों के दिमाग पर यह बात आई कि इस्लाम यानी जो मुसलमान हैं वो एक खतरा है, और वो एक टेररिस्ट के साथ में उनका जो अ, ये मैं फिर कहूंगा कि ये बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है, लेकिन ऐसी धारणा बनी कि जो मुस्लिम है वो उनका टेररिज्म के साथ में एक कोई रिश्ता बनता है। और इसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट इंडिया के में भी हिंदुओं के ऊपर हुआ। इस बात को से बिल्कुल डिराई नहीं किया जा सकता है। तो ये तो एक फैक्ट उन्होंने उन्होंने बताया। दूसरी बात भी उन्होंने जो बात कही वो फीलिंग ठीक है, वो महसूस जो लोगों में जो फीलिंग है कि जो हिंदुओं में कि मुसलमानों के साथ ये बात जो प्रचारित की गई कि मुसलमानों को दामाद की तरह रखा जाता है और हम लोगों के कॉस्ट पे रखा जाता है, ये एक भावना लोगों के भीतर तो है, लेकिन क्या ये फैक्ट है कि मुसलमानों को विशेष ट्रीटमेंट दिया गया? हम लोग अगर इस बात पर अगर थ्रेड वेयर में जाएंगे तो इस बात को का कोई भी फैक्चुअल बेसिस मिलना मुश्किल है कि मुसलमानों के साथ कोई बहुत उनके साथ उनको ऐसे बेनिफिट दिए गए या उनको बहुत उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार हुआ जो जो हिंदुओं के कॉस्ट पर हुआ। ये लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसी धारणा लोगों के मन में है और ये धारणा बनाई भी गई। जिन कारणों से भी हो ऐसा लोग महसूस करते हैं, जिसका एक फर्क पड़ा कि वो आज मजबूती के साथ वो धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में चलते चले गए। दूसरी बात भी उन्होंने जो ये रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में कही, वो भी बात धारणा के स्तर पे ठीक है कि जो अपर कास्ट है उसके मन में आया, उसको लगा कि उसके अवसर छीन लिए गए। लेकिन यह भी, इसको भी फैक्चुअली प्रूव करना बहुत मुश्किल है। ये तो चूंकि सोसाइटी में एक इम्यूनिटी, एक निर्भय होकर, अगर अपर कास्ट को कभी ये अधिकार था कि वो निर्भय होकर लोअर कास्ट को गाली दे सकता था या उससे जबरन उस मजदूरी ले सकता था, तो ये चीज छीनना भी लगेगा कि उसके अधिकार को छीन लिया गया। तो एक निर्भय, एक जो ये सोसाइटी में निरंकुशता थी, उस निरंकुशता को जब कभी उस पर अंकुश लगाया जाएगा तो वो एक उसके भीतर भाव पैदा होगा। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इन सवालों पर जो ये जो दोनों धारणाएं हैं, हिंदुओं में यह धारणा कि मुसलमानों को जो कोट अनकोट कहा जाता था कि दामाद की तरह रखा जाता है, ये अपने आप में एक सेक्सिस्ट सोच है कि दामाद के साथ विशेष व्यवहार होना चाहिए और बहुओं को तो सता के रखना चाहिए, यानी उनको दामाद की तरह नहीं बहू की तरह रखना चाहिए था। तो ये जो एक सेक्सिस्ट नजरिया भी इसके भीतर इस बात में आती है। लेकिन ये धारणा और सच्चाई दोनों ही बिंदु पर, कास्ट और कम्युनल, इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है। लेकिन विवेक जी ने जो कहा वो धारणाएं हैं, मैं उस बात को इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय पहलू वाली बात भी उन्होंने ठीक कही। जी मनीष जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज जरूर कहिए। नहीं, बहुत अच्छी बातचीत सुनने को मिली है।
और कुछ नए पहलुओं को भी जो है जिस पे ध्यान दिलाया गया है, वो एक महत्वपूर्ण उसमें मैं सिर्फ इसको इस रूप में देखता हूँ कि देख पाता हूँ। आप जब देखते हैं आप किसी चीज को जो है जब उस समय होते हैं तो एक क्षण होता है जब आप चीजों के बीच में होते हैं या आपकी उम्र एक तरह की होती है। हम लोग तो समझ लिए कि उसमें बड़े ही हो रहे थे, जस्ट इंटर पास करके और ग्रेजुएशन के साथ आए हैं, मतलब में जा रहे थे तब ये 80 के दशक के बीच मतलब मध्य का वो काल था जिसमें कि ये आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद जो है 84 घटना के बाद जो है हम तो ये देखे टीवी उसमें नया नया आया था, राजीव गांधी बड़े ही विनम्र तरीके से जो है एक शॉल ओढ़कर घूम रहे हैं और पीछे पीछे अमिताभ जो ने दोनों लोग जो हैं जैसे लगता है कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी होगी और उनको असिस्ट करने के लिए मदद करने के लिए आए। देखिए कैसे पात्र बदलते रहते हैं चीजें उसके साथ। और 89 तक आते आते कैसे चीजें बदली। हम लोग इलाहाबाद में थे, वीपी सिंह वहां से निकले थे, उन्होंने मिस्टर क्लीन को मिस्टर डर्टी कर दिया था। और राजीव गांधी और उसके पहले भी मतलब कि अगर हम देखें तो विश्व हिंदू परिषद के साथ इंदिरा गांधी का कुछ प्रयोग होता है। और उसके पहले मैं कहीं पढ़ रहा था एक उसमें कि इसमें बाबू जगजीवन राम विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना थी उसके जो सबसे पहला बैठक हुई थी उसमें वो शामिल थे कांग्रेस की ओर से। तो ये बहुत सारी चीजें प्रयास ऐसे जो चीजें स्पष्ट रूप से तब नहीं दिखती हैं वो चीजें हो रही थी और की जा रही थी और उसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं थी। उससे शायद जो है उसको हमको ज्यादा उसमें देखना चाहिए। और आज के डेट में जो कुछ हो रहा है या कांग्रेस आज इस मजबूरी में आकर जो भारत यात्रा के लिए निकली है, जब उसको ये लग रहा है कि उसके पूरे अस्तित्व पे ही खतरा आ चुका है, तो फिर से जो है रीइन्वेंट करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और फिर वो नेहरू के सेकुलरिज्म पूरे बीच का पड़ाव में क्या हुआ है उस 30-40 सालों में, उसकी अगर ईमानदारी से विवेचना नहीं होती है या उनकी ही नहीं बल्कि दूसरे जितने भी समाजवादी ब्रांड हैं या आपके इवन के लेफ्ट के लोग भी हैं, वो केवल खाना पूरी करने से अगर चीजों करेंगे तो चीजें मैं मतलब एक संक्षिप्त में केवल कह रहा हूँ कि चीजें होंगी नहीं। आपको उस पूरे उसमें जो है अपनी भूमिका को और अपने ही जो है मानस को आपको उसका जो है मूल्यांकन करना होगा, तभी जाके शायद जो है अंबेडकर की बात हम लोग यहाँ थोड़ा छूट जा रही है कि अंबेडकर ने जिस तरह से संविधान के मुख्य रूप में लोग उसको देखते हैं, लेकिन उनके और दूसरी चीजें जो हैं जाति के सवाल पर, हिंदुइज्म के प्रश्न पर बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो कि शायद मतलब सुसंगत रूप से पहली बार इसको जो है लिखा तो कई लोगों ने है या उसमें समाज सुधार के भी कई सारे आंदोलन चलाए गए हैं इतिहास में, लेकिन शायद पहली बार इस पे जो पूरी टीका करना और पूरे एक उसको इसमें रखना सामाजिक पृष्ठभूमि से भारतीय समाज के रूप में हिंदू उस ढांचे में और उसमें कैसे उसका विकल्प बन सकता है उसकी पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने एक तलाश करने की कोशिश की है, जिसका अभी तक मुझे लगता है कि शायद जो उस समाज से जो दूसरे लोग निकले, कांसीराम भी आए, तो कांसीराम ने उसका एक जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिकल उसमें जो है उसका एक निकाला, उन्होंने काट निकाली, लेकिन वो काट जो है एक जगह पे जाके रुक जाती है और वो खुद जो है कहा जाए कि इसी सिस्टम के अंदर या उसी जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ की बात करते हैं अंबेडकर, उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ही जो है मजबूत करने का एक बायस बन जाता है। तो वो भी हम लोगों को इस पे जरूर देखना चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं जिसको समेटने की जरूरत है। बाकी काफी अच्छी बातचीत हुई है, तो इसको हम लोग अगर आप लोग कहा जाए कि ये बहस इतनी जल्दी एक पहलू पे इस पे जो है अगर करते हैं तो इसमें जरूर वो होगा। लेकिन हाँ, बस एक लास्ट में एक बात कहूंगा कि चाहे वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाए, चाहे जैसा भी कहा जाए, लेकिन सन 50 से लेकर 80 के दशक तक बहुत धीमी ग्रोथ कहा जाता है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी बढ़ रहा था
पब्लिक सेक्टर के को भी जो है धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, या कहिए कि उसके अंदर भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म बढ़ रहा था। इन सब चीजों का फायदा उठाते हुए जो फिर नई व्यवस्था लाई गई, जिसके लिए जो है ये धर्म और जाति विभाजन, आइडेंटिटीज का सहारा लिया गया, उसमें उन्होंने मदद जरूर करी। लेकिन ये वो जो ग्रोथ थी, वो ग्रोथ समाज में जो आर्थिक जो गैर बराबरी थी उसको कम करने में जरूर मददगार थी। उसका ही फायदा हम लोगों की जो पीढ़ियां हैं उन लोगों को, उनमें से बहुत से लोगों को बड़ी संख्या में मिला है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 60-70% आबादी फिर भी जो है उसको न मिल पाया हो। लेकिन जो कुछ भी है, और जिसके कारण फिर जो एक नया छलांग लगाने की भारत ने तैयारी की, उसका जो है डैशबोर्ड बनाने का काम जो है जरूर उन पहले के जो है 40 सालों में हुआ है। और उसको जो है आज उसका जो है सिराजा मतलब बिखरने की ओर हम लोग अग्रसर हैं, या कहिए कि हम खुद उसमें कहीं न कहीं बार हम लोग सहायक की भूमिका में खड़े रहे हैं। लेकिन आज जो है हम उसको एक जस्ट एक देख रहे हैं कि कैसे हमारे सामने से चीजें बिखर रही हैं और हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अगर तो करना है तो उसके बारे में पहले सही समझ और बेहतर और एक मत होकर समझने की जरूरत होगी। जी, धन्यवाद। जी, तारिक कुछ कहना है? नहीं सर, इसमें कुछ खास तो जोड़ने के लिए नहीं है। विवेक जी ने भी बहुत सारी बातें कही, और सत्येंद्र सर, सुरेश सर और जितेंद्र सर एज यूजुअल। तो रूम को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि समय भी हो चुका है समाप्त करने का। हाँ, ठीक है, रूम एंड करते हैं, है ना। और जैसा सत्येंद्र सर ने कहा और जैसा विवेक भाई ने भी कहा, ये दोनों आप दोनों ने जो जिस जगह पे लाके बातचीत रखी है, वहाँ से बातचीत का एक नया पहलू तो जुड़ता ही है। इस पर बात की जानी चाहिए, कोशिश करेंगे कि जल्दी हो सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समय अनुपलब्ध होता है, तो मैं तो आप ही लोगों की तरफ आऊँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग समय निकालिए और बताएं कि किस दिन इस तरह की बातचीत कर सकते हैं। बातचीत की जानी चाहिए, बातचीत होनी भी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि देखिए, मैं मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है सर, और वो ये कि कोई भी देश अपने सोशल स्टेटस से बनता है, सोशल स्ट्रक्चर से बनता है, सोशल फैब्रिक से बनता है। जब भी उस सोशल फैब्रिक के साथ छेड़छाड़ होगी, तो आप देश के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया जाना भी उतना ही अनुचित है जितना शाहबानो वाला एपिसोड है, जितना इंदिरा गांधी की हत्या का एपिसोड है, या जितना ऑपरेशन ब्लू स्टार भी है। तमाम बातें वो, और उसके जो ड्रिल डाउन करके अगर हम कुछ और चीज़ें खोजने लगेंगे तो फिर इफ्स एंड बट्स आने लगेंगे। लेकिन एक जेनेरिक तौर पर एक एज अ सिटीजन में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बात इस तरह से होनी चाहिए कि आपको भी स्पेस मिले और मुझे भी स्पेस मिले, मेरी बात भी सुनी जाए और मैं आपकी बात का भी सम्मान कर सकूं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बारे में बात हो सकती है। इस बारे में बात ऐसे ही होनी चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हम अपने आप को क्यों ऐसे सिनारियो में हम लोग अपने आप को ले आए हैं जहां हम केवल अपनी सुनना चाहते हैं और अपनी सुनाना चाहते हैं, किसी और की सुनने को तैयार नहीं। इस पॉइंट पे लाके बातचीत की जा सकती है। और बनाते हैं कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसी कोशिश करते हैं कि जहां इनके कारणों पर विचार करते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, कुछ फैक्ट्स के साथ आते हैं। आप लोगों ने समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्येंद्र सर, आपका विशेष तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आप आए हैं, और बिल्कुल मतलब मैं किस तरीके से शुक्रिया कहूँ मुझे नहीं पता, है ना। तो बाद बाकी जितनों ने सुना, आप सभी ने समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, जितेंद्र सर, विवेक भाई, सुरेश जी,
आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज रिसर्च एंड एनालाइजर ग्रुप में खुदीराम बोस को याद कर रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे थे और 6 दिसंबर की घटना को याद कर रहे थे। हमने समझने की कोशिश की कि क्या सीखा जाना चाहिए, क्या सीख होनी चाहिए, और पता नहीं हम अपने उद्देश्य में कितना सफल हुए कितना नहीं हुए, ये तो हमारे को अपने भीतर झांक कर अपने आकलन स्वयं करना होगा। लेकिन आज की बातचीत यहीं पर समाप्त करते हैं। कल दोबारा मिलते हैं, किसी और तरीके से बातचीत करते हैं। आप लोगों ने समय निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 5 की गिनती में रूम बंद करता हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। शुभ रात्रि। This video was made possible by Creative Contents.